नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। उसमें हमने जो अभी तक पढ़ा था वो क्या था, नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर का नाम है। तो भारत में नेशनलिज्म का भावना कैसे आई, माने राष्ट्रवाद की भावना। फिर आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ठीक है, ये दोनों ही मूवमेंट थे। उसके बाद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह और क्या पढ़ा हमने, द रॉलेट एक्ट, ये सब पढ़ा हमने। एंड वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन क्यों आया था, ऐसा क्यों मूवमेंट किया था इंडियन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था दैट वाज हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज लाइक खिलाफत, it has a different reason to fight against Britishers, and on the other side, if you see non-cooperation, it's a different reason to fight. It was fighting against the unjust policies of the British within India. But Khilafat movement was against the Britishers because they had now denied the power of their Khalifa in Turkey. So there were different reasons to fight against Britishers. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। Then the movement in the towns, ये जो खिलाफत है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में और फिर गांव में अलग अलग तरीके से हुआ था। नाउ देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। स्वराज इन द प्लांटेशन, है ना, प्लांटेशन फील्ड जो थे वहाँ पे स्वराज की डिमांड करी गई। एंड गांधी जी ने इसमें सब लोगों की मदद करी। नाउ टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस, हमने ये भी देखा था कि सिविल डिसोबीडियंस की तरफ धीरे धीरे कैसे गांधी जी ने कदम बढ़ाना शुरू किए थे, ठीक है। अब देखिए हम कि आज हमने पढ़ना है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए सॉल्ट मार्च एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट रहा है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौर का, क्योंकि इसने सब लोगों को टच किया था, सब लोगों की ग्रीवांस को पकड़ गया था। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। गांधी जी को एक बहुत ही पावरफुल एक सिंबल के रूप में नमक दिखा। नमक एक ऐसा प्रोडक्ट था जो नेशन को यूनाइट करता था, क्योंकि देखो नमक एक ऐसी चीज है जिसमें ना ये कोई कहेगा हिंदू नहीं करेगा यूज, मुस्लिम नहीं यूज करेगा, सिख नहीं, ईसाई नहीं, मतलब सब लोगों की ही प्रॉब्लम थी ये, पूरे देश में सब लोगों की जरूरत और प्रॉब्लम थी ये। On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. देखिए गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को एक चिट्ठी भेजी वाइसरॉय इरविन को, जिसमें उन्होंने क्या कहा, 11 डिमांड्स रखी थी। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अदर वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। इन 11 डिमांड्स में कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो जनरल थी, सबके लिए थी, और कुछ ऐसी थी जो स्पेसिफिक थी क्लास वाइज, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की जो डिमांड्स थी, उनकी जो जरूरतें थी उसी हिसाब से, और बहुत बहुत अलग प्रोफेशनल्स की जो मांगे थी उसके हिसाब से, एंड किसानों की जो मांग थी उसी के हिसाब से। यानी कि 11 ऐसी डिमांड्स थी जिनमें स्पेसिफिक और जनरल दोनों ही कंसेप्ट को देखा गया, रखा गया। द आइडिया वाज टू मीट द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. इस डिमांड्स के एक स्ट्रक्चर को बनाने का कारण क्या था कि सारे लोगों को, हर क्लास को जोड़ना, ताकि सब लोगों को देखिए अगर हर एक क्लास के बारे में बात करेंगे, हम सबके बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स सबको लगेगा सबका जुड़ाव उस चीज के साथ होगा, है ना। तो इसी तरह से ये चीज को इस कैंपेन को एक पूरा इंडियन कैंपेन बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। तो सबसे ज्यादा जिस डिमांड ने तहलका मचाया वो थी सॉल्ट टैक्स का एबॉलिशमेंट की बात करना। यानी कि अब देखिए आगे क्या है, सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक। देखिए नमक एक ऐसी चीज है, वो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अमीर है तो उसे नमक नहीं चाहिए और गरीब है तो उसे ही नमक चाहिए। तो ये सब लोगों के द्वारा यूज करने वाली चीज थी, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ द फूड, और सबसे एसेंशियल आइटम थी, सबसे जरूरी आइटम थी खाने में। क्यों? अब देखिए द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। ऐसा था कि पहले ऐसा होता था, जब तक ब्रिटिशर्स रूल नहीं करने आए थे भारत में, तो कोस्टल एरिया में जितने भी लोग रहते थे, जैसे अगर ये इंडिया है तो इंडिया का साउदर्न पोर्शन ऐसे है,
तो ये जितना कोस्टल एरिया है यहाँ पे आसपास समुंदर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही तरफ क्या है, समुंदर है, और समुंदर का पानी खारा होता है जिससे नमक निकाला जाता है। तो सब लोग बना लेते थे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, वो बनाया करते थे नमक। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर बंदिशें लगा दी और अपनी ही मोनोपोली यानी एक अधिकार बना दिया उन्होंने कि भाई गवर्नमेंट ही निकालेगी और अपने हिसाब से बेचेगी, ठीक है। किसी आम इंसान को हक नहीं रह गया कि वो नमक खुद से बनाए और खुद से इस्तेमाल करने लगे। तो ये कारण था कि गांधी जी ने इस चीज को हाईलाइट किया कि नमक के ऊपर जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा है और इससे महंगा भी हो गया था नमक, जो लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा था। तो गांधी जी ने लोगों के सामने ब्रिटिशर्स की एक एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी के खिलाफ एक डिक्लेरेशन कर दिया, बता दिया। महात्मा गांधी लेटर वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम। ये लेटर जो इरविन को लिखा गया था, ये एक अल्टीमेटम के रूप में लिखा गया, यानी अंतिम चेतावनी के रूप में लिखा गया था गांधी जी की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को। If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. तो कहा गया कि अगर आप 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स को नहीं मानते, जो लेटर में हमने लिख के दी हैं, तो क्या हो जाएगा कि सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। अब इरविन जो है उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था समझौता करने में, वो चाहता ही नहीं था कि वो समझौता करे और गांधी जी की डिमांड्स को मान ले। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers। तो ऐसे में गांधी जी को मजबूरन सॉल्ट मार्च स्टार्ट करना पड़ा। अपने 78 जो उनके विश्वसनीय लोग थे, वॉलंटियर थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने मार्च स्टार्ट कर दिया। द मार्च वॉज ओवर 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to the Gujarat coastal town of Dandi। अब गांधी जी रहते थे उस समय साबरमती आश्रम में, वहां से उनका डिस्टेंस दांडी कोस्टल एक एरिया था गुजरात का, वहां तक जाना था उन्हें, जो 240 माइल के लगभग दूरी का था। तो उन्होंने वहां से अपना मार्च जो है स्टार्ट कर दिया। द वॉलंटियर्स वॉक्ड फॉर 24 days about 10 miles a day। तो वॉलंटियर्स ने लगभग 24 दिन लगाए, उन सब लोगों ने 24 दिन लगाए और हर दिन वो 10 माइल का जो है रास्ता तय करते थे, ठीक है। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड। बहुत सारे लोग गांधी जी को सुनने आया करते थे जहां पे भी वो रुकते थे। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज एंड अर्ज्ड देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। उन्होंने लोगों को बताया कि स्वराज का मतलब क्या था गांधी जी के लिए, खुद के लिए, और उन्होंने लोगों से विनती की कि ब्रिटिश लोगों को ना माने, उन्हें उनकी बातों को रिजेक्ट करना शुरू कर दे, चाहे कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा टैक्स जो वो हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो वो हम चाहते हैं और वो लेजिटिमेट नहीं है, वो नहीं करना है। On 6th April he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water। तो 6 अप्रैल की बात है, वो पहुंच जाते हैं दांडी और वहां पे उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून को तोड़ा। नमक बनाने के बाद जैसे उन्होंने नमक सॉल्ट वाटर जो है समुद्र का, उसे बॉईल किया और उसके बाद उन्होंने नमक कानून को नमक बना करके तोड़ दिया, ठीक है। नमक कानून कैसे टूटा नमक बनाने से, हमने पहले ही देखा कि नमक बनाने का अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट लोगों को ये इजाजत नहीं देती थी। तो गांधी जी ने गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर के नमक कानून तोड़ा। दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ये मूवमेंट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था, देखें इसको। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन। जो लोग थे उन्हें सिर्फ यही नहीं कहा गया कि वो कॉपरेशन करने से मना कर दें। कॉपरेशन करना होता है किसी के साथ मेल जोल बढ़ाकर काम करना। तो लोगों को नॉन कॉपरेशन में तो ये कहा गया था कि हमें गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह से कोई भी कॉपरेशन करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाता है विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। एज दे हैड डन इन 1921-22 बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। पहले तो उन्होंने कॉपरेशन अपना हाथ पीछे खींचा कि हम भाई कॉपरेट नहीं करेंगे, आपके साथ काम करने में कॉपरेशन हमारा नहीं रहेगा, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921-22 में हुआ। लेकिन इस समय उन्होंने सिर्फ कॉपरेशन ही नहीं छोड़ा बल्कि क्या किया, कानून भी तोड़े। जो गवर्नमेंट के कानून बनाए गए थे वो भी बहुत सारे कानून तोड़े गए।
उनके बारे में देखते हैं हम। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। अलग अलग देश के हिस्सों में बहुत सारे लोगों ने इस कानून का उल्लंघन किया, नमक तोड़ने के कानून का, नमक बनाने के कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, कैसे? मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। लोगों ने खुद से नमक बनाना शुरू कर दिया और प्रदर्शन करने शुरू कर दिए जो सॉल्ट की यानी नमक की फैक्ट्रियां थी उनके बाहर, गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज थी उनके बाहर। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही मूवमेंट फैलता है, फॉरेन क्लोथ वॉज बाइकॉटेड, द लीकर शॉप्स वर पिकेटेड। मूवमेंट के फैलने के साथ साथ जो फॉरेन क्लोथ यानी ब्रिटिशर्स की तरफ से जो कपड़ा आता था यहाँ जो वो बेचते थे, वो कपड़ा बाइकआउट कर दिया गया, उसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। और बहुत सारी जो शराब की दुकानें थी उनके सामने धरने लगाए गए, उन्हें वहां पे प्रदर्शन किए गए। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। बहुत सारे किसानों ने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फॉरेस्ट कानून जो थे वो उनका उल्लंघन किया। गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। तो उन्होंने जो ऑफिशियल्स थे, विलेज ऑफिशियल्स थे, उन्हें रिजाइन कर दिया। ठीक है, और बहुत सारे एरियाज में, जंगल के एरिया में लोगों ने कानून तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने जैसे 9th में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए थे जिसके तहत फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था और उसे आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना मनाही थी। जैसे रिजर्व फॉरेस्ट थे, वहां कोई लोग नहीं जा सकते थे, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, लेकिन लोगों ने वहां जाके अपने पशुओं को चरा करके इस कानून का उल्लंघन भी किया। Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. जो डेवलपमेंट्स हुई ना, ये इससे परेशान होकर के जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उन्हें बंदी बनाना शुरू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस। तो ऐसा हुआ कि जब ये बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिए तो ऐसे में अलग अलग जगहों में क्या हुआ, वायलेंस होना यानी कि हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. तो अब्दुल गफर खान जो हैं पेशावर में थे, पेशावर के काफी माने हुए नेता थे वो किसके भक्त थे, गांधी जी के काफी ज्यादा भक्त थे वो। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, वो गांधी जी की आइडियोलॉजी का वहां प्रचार कर रहे थे तो उन्हें अरेस्ट किया गया। जो उनको मानते थे अब्दुल गफर खान को, उन लोगों ने क्या किया कि अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, जुलूस निकालना शुरू कर दिया उन्होंने स्ट्रीट्स में, गलियों में पेशावर की। बहुत ये प्रदर्शन इतना पीसफुल नहीं था क्योंकि वो लोग तो पीसफुली अपना काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या किया, उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी, उन्हें बहुत सारी तरीके से पीटा गया और मैनी वर किल्ड, बहुत सारे लोग उनमें से मर गए। A month later, एक महीने के बाद, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law courts, and railway stations, all structures that symbolize British rule. ऐसा है, एक महीने के बाद जब गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया गया तो अब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर के, जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे लोग, उन्होंने पुलिस पोस्ट को ही अटैक कर दिया कि भाई आपने गांधी जी को कैसे अरेस्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता था, ही वाज जस्ट वर्शिप्ड लाइक अ गॉड। तो उन्होंने म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को अटैक करना शुरू कर दिया, कोर्ट्स को, अदालतों पे अटैक किया, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया और बहुत सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर जो थे, बिल्डिंग्स जो थी, उन्हें तोड़ दिया। A frightened government responded with a policy of brutal repression. एक डरी हुई गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही जिसको कह सकते हैं हैवानियत भरी पॉलिसी अपनाई, जिसमें लोगों को मारना, पीटना, फायरिंग करना और उन्हें अरेस्ट करना, सब तरह के गैर कानूनी काम शामिल थे। तो पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, women and children were beaten and about 1 lakh people were arrested. तो जो शांतिपूर्वक जो सत्याग्रह कर रहे थे लोग, तो उनके ऊपर अटैक किए गए, औरतों और बच्चों को मारा गया, पीटा गया और लाखों लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। इन सच अ सिचुएशन,
Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5 March 1931. तो जब इतनी स्थिति खराब हो गई, लोगों की मृत्यु होना शुरू हो गई और बहुत सारे, अब जब कोई मूवमेंट चलता है तो दैट मीन्स लोगों को वहां प्रेजेंट रहना है, तो वो अलग बाकी कामों को समय नहीं दे सकते, तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है ऐसे सिचुएशन में। तो क्या हुआ कि गांधी जी ने डिसाइड किया कि लोगों को और बेवजह मारा जाए, उन्हें परेशान किया जाए या उन्हें ब्रिटिशर्स के लिए ओपन नहीं छोड़ना चाहिए हमें, इसलिए उन्होंने मूवमेंट को रोक दिया और फिर उन्होंने एक समझौता किया इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, ये बहुत पॉपुलर जो पैक्ट है, जो समझौता है गांधी और इरविन के बीच का, इसकी डेट याद रखना है। गांधी जी कंसेंटेड to participate in a round table conference. The Congress had boycotted the first round table conference. तो जब ये पैक्ट हुआ तो गांधी जी ने इरविन के साथ क्या समझौता किया, उन्होंने कहा कि वो सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होने वाली थी भारतीय विषयों को लेकर के, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। कौन? गांधी जी। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस ने बाइकआउट की थी ब्रिटिशर्स की। एंड द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब इस समझौते में अगर गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट किया था उन सबको छोड़ देगी, ये समझौता होता है। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड। दिसंबर 1931 में गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन जो उनका समझौता था वो हो नहीं पाया, वहां पे उनकी बातें मानी नहीं गई, इसीलिए गांधी जी क्या हैं, बहुत ही निराशा भरे मन के साथ वापस आ जाते हैं। ठीक है। बैक इन इंडिया he discovered that the government had begun a new cycle of repression. जब भारत में वापस आते हैं तो उनने देखा कि अब नया तरीका गवर्नमेंट ने अपना लिया है लोगों को दबाने, कुचलने और उन्हें अपने अंडर रखने के लिए। गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। अब गफर खान जो है पेशावर के बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, ऑन द अदर साइड जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, उन दोनों को ही जेल में डाला हुआ था उस समय। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। अब कांग्रेस पार्टी को ही गैर कानूनी करार दे दिया गया, कहा गया। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स। और बहुत अलग अलग तरीके के जो हथकंडे अपनाए गए कि कांग्रेस जो है मीटिंग ना कर पाए, उसे रोकने के लिए। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बाइकआउट्स, ना वो मीटिंग कर सकें, ना वो प्रदर्शन कर सकें, ना ही वो किसी चीज को बाइकआउट करना तो किसी चीज को त्याग देना। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी relaunched the civil disobedience movement. For over a year, the movement continued, but by 1934, it lost its momentum. तो बहुत ही भारी मन से, बहुत ही सोच समझ करके गांधी जी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया। मूवमेंट एक साल तक कंटिन्यू रहा। अब बाय 1934 का दौर आते आते जो है इसका जो मोमेंटम था, यानी कि इसकी जो पेस थी, स्पीड थी, जो एक जोश था, वो कम होता गया, खत्म हो गया। तो हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, जो इसमें हिस्सा लेने वाले लोग थे वो इस मूवमेंट को देख कैसे रहे थे। Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. हम उन सभी ग्रुप्स का आंकलन करते हैं, ठीक है, उन्हें देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वो लोग कैसे देख रहे थे अभी, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा था ना कि गांधी जी मूवमेंट स्टार्ट करते थे, जब भी उनको लगता था कि ये सही डायरेक्शन में नहीं जाता तो वो बंद कर देते थे, तो इससे लोगों के मन में अलग अलग तरह की विचारधाराएं उत्पन्न होने लगी थी। तो अब क्या वो कर रहे थे? वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट? और जो लोग थे उन्होंने ज्वाइन क्यों किया मूवमेंट? What were their ideals? उनके विचार क्या थे? What did स्वराज mean to them? तो स्वराज का मतलब क्या था उन लोगों के लिए? In the countryside, rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. तो गांव के एरिया में जो थे बड़े बड़े जो किसान कम्युनिटीज थी, उन्होंने क्या किया, जैसे कि पट्टीदार गुजरात में कहा जाता है बड़े किसान को, और दूसरी तरफ से जाट जो है उत्तर प्रदेश में काफी बड़े बड़े किसान के रूप में होते थे वो, तो वो इस मूवमेंट में काफी एक्टिव थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें भागीदारी दी थी। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। अब क्या था कि ये लोग जो थे बड़ी बड़ी कमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडक्शन किया करते थे। कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जिन्हें सिर्फ जो है बेचने के लिए उगाया जाता है, यानी जैसे आप कहोगे कॉटन हो गया
शुगर केन हो गया एंड जूट हो गया, इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं अगर वो लगाई जाए तो वो कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप के रूप में देखी जाती हैं। तो वो मूवमेंट में अगर व्यस्त हो जाते हैं लोग तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी एक तो प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, दूसरा व्यापार, अब शांति नहीं है तो व्यापार नहीं हो सकता। और फिर क्या हुआ कि उनके जो कीमतें थी उनकी चीजों की वो घटने शुरू हो गई। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. अब ऐसा था कि किसानों को क्या करना होता था, अब कैश देना पड़ता था गवर्नमेंट को, रेवेन्यू देना पड़ता था, यानी कर चुकाना पड़ता था उनको। अगर उनके पास ना तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो ठीक से हुई है, ना ही उसके अच्छे उनको कीमतें मिली हैं, तो ऐसे में वो क्या है, टैक्स दे नहीं पा रहे थे गवर्नमेंट को। तो बहुत बुरे तरीके से क्या हुआ था, अब लोगों के बीच में जो है निराशा छाने लगी थी। These rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott program. तो ये लोग क्या चाहते थे कि जल्दी से कोई ना कोई हमें सोल्यूशन मिल जाए, कोई ना कोई समाधान मिल जाए हमारी समस्या का। तो उन्होंने बहुत ही जोश से इस मूवमेंट में हिस्सा लिया ताकि उनका जो है जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल जल्दी से जल्दी हो जाए और उनकी जो दुविधाएं हैं जो वो खत्म हो जाएं। उन्हें उम्मीद थी कि मूवमेंट के बाद उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सामने देखने को मिलेंगी। तो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे तो वो फोर्सफुली करवाते थे। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। अब किसानों के लिए जो स्वराज का मतलब था वो क्या था, उनकी स्ट्रगल थी हाई रेवेन्यू को घटाने की, ठीक है, उनके लिए स्वराज वही था। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. अब पहले समय में जब शुरू 1931 में जब मूवमेंट खत्म हुआ, उसके पहले जो मूवमेंट हो रहा था तब तक उन्होंने बहुत जोश से काम किया उसके साथ, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि वो टैक्स का जो रेवेन्यू का अमाउंट है वो रिवाइज करवा पाएंगे, गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स मनवा पाएंगे। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने मूवमेंट को बंद कर दिया तो अब उनके मन में निराशा छा गई, क्योंकि रिवाइज तो हुआ ही नहीं, रेवेन्यू डिमांड तो फुलफिल हुई नहीं थी, तो लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। तो ऐसे में क्या किया उन लोगों ने, जब दोबारा गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। द poorer peasantry was not just interested in the lowering of the revenue demands. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. जो गरीब किसान थे वो उनकी जो इच्छा थी वो क्या चाहते थे कि जो रेवेन्यू है, डिमांड जो है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, ठीक है, वो कम हो जाए। और उनमें से बहुत सारे जो छोटे छोटे किसान थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से क्या करते थे, जमीन को रेंट पे लिया करते थे। अब देखो किसान जो है वो तो एक तरह से जो है चंगुल में फंस चुका था। लैंडलॉर्ड, छोटा किसान होगा उससे लैंडलॉर्ड भी पैसा या उसकी प्रोडक्शन का पार्ट लेगा और दूसरी तरफ से ब्रिटिशर्स भी लेंगे, तो बचता ही नहीं था कुछ भी उनके पास, है ना, खाना खाने के लिए तो ना ही उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। अब देखो जो डिप्रेशन था वो कंटिन्यू हो न रहा, यानी कि जो उनकी फसलों के रेट कम होते गए, उन्हें रेवेन्यू वो नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में उन्हें मुश्किल ये हो रहा था कि अब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो पे कैसे करेंगे, है ना। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। अब वो क्या चाहते थे, छोटे किसान क्या चाहते थे कि जो जिनसे उन्होंने जमीन ली होती थी उन्होंने जो रेंट नहीं उनको दिया था या जो नहीं दे पाए थे वो, तो उनको वो माफ कर दिया जाए। दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ द रेडिकल मूवमेंट्स, इसलिए उन्होंने बहुत सारे जो क्रांतिकारी मूवमेंट हुए उन्हें ज्वाइन किया, ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। और ये मूवमेंट्स कौन लीड कर रहा था, ये गांधी जी नहीं लीड कर रहे थे, ठीक है, ये अलग आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स थे, ये पार्टीज भी थी, ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग थे ये, तो इनको वो ज्वाइन करना शुरू कर दिए क्योंकि वो अब थक चुके थे, परेशान हो चुके थे जो गवर्नमेंट के अलग अलग पॉलिसी की वजह से। एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. अब देखो कांग्रेस को आशंका ये थी कि अगर हम नो रेंट कैंपेन वाला जो मूवमेंट छोटे किसानों ने शुरू किया है उसमें उनका साथ देते हैं तो बड़े किसान और जो लैंडलॉर्ड्स हैं
अपर जो रिच लोग हैं वो सब हमसे निराश हो जाएंगे, इसीलिए कांग्रेस ने इस मूवमेंट से अपना हाथ खींच लिया, वो इसमें अपनी कोई इच्छा नहीं दिखाने लगी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पोर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टन। इसलिए जो गरीब किसान और जो कांग्रेस के रिश्ते थे कुछ खास नहीं बन पाए। ठीक है, जब उनकी कोई इच्छा ही कांग्रेस को समझ नहीं आ रही थी, तो ऐसे में ये सब उनके रिश्तों में खटास पैदा करता गया। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस? अभी वो किसानों को पढ़ा हमने, तो बिजनेस क्लासेस क्या कर रही थी उसी दौर में? हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? और वो खुद को कैसे जोड़ पा रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में इंडिया के जो मर्चेंट्स थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उद्योगपति थे, वो सब ने काफी ज्यादा जो है फायदा कमाया था और वो बहुत ही ताकतवर हो चुके थे। कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस, they now reacted against colonial policies that restricted business activities। अब बिजनेस पर्सन क्या चाहते थे कि अपने बिजनेस को स्प्रेड करें, उसे बढ़ाएं, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या करती थी, रेस्ट्रिक्शन लगाती थी, तो उसके खिलाफ वो रिएक्ट कर रहे थे इस मूवमेंट के रूप में। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। उनकी दो इच्छाएं थी, दो डिमांड्स थी जिसके लिए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वो चाहते थे एक तो फॉरेन क्लोथ जो है, फॉरेन चीजें जो हैं, बाहर से जो चीजें आती है उनकी जो सप्लाई है, ठीक है, उसे थोड़ा कम करके, यानी कि उसका रेट ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी चीजें। ठीक है, एक तो उनकी डिमांड ये थी ताकि जो है बाहर से चीजें कम आए और उनकी खुद की चीजें बिकें और उनका व्यापार बढ़े। तो दूसरा वो चाहते थे कि जो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज था वो क्या, उसका रेशियो जो है डिस्करेज होना चाहिए, इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहिए। तो अब जैसे एक्सचेंज रेट होता है, मानो अभी के समय की अगर हम बात करें तो अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर, इंडिया में क्या चलता है, रुपी। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि रुपी का जो रेट है एस्टिमेट के रूप में हम कहते हैं कि 85 रुपीज इज इक्वल टू 85 रुपीज इज इक्वल टू $1। ठीक है, तो अगर बाहर से कोई चीज आती है, ठीक है, तो वो हमें महंगी पड़ रही है, वो हमें महंगी पड़ रही है, इसलिए हम कोशिश करेंगे अपने ही देश में हमें 1 रुपए की चीज के लिए अमेरिकन 1 रुपए की चीज बेचेगा और हम उसे उसके लिए 85 रुपीज देंगे। तो फिर हम वो चीज 1 रुपए की अपने ही देश में क्यों ना खरीदें? तो ऐसा अगर वो उस समय भी करते, यानी कि उनका, भारतीय लोगों का कहना, बिजनेस पर्सन का कहना ये था कि भाई जो इम्पोर्ट है उसका रेट अगर बढ़ा दिया जाए, वो इम्पोर्ट गुड्स का, तो उससे हम लोगों को फायदा हो सकता था। तो डिमांड्स ये रखी उन्होंने। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो अब अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने क्या बनाया था, एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था बनाई उन्होंने 1920 में। और फिर उन्होंने क्या बनाया, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर, ये अभी भी काम करता है, ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज, फिक्की, 1927 में ये बनाया उन्होंने। ठीक है, 2 ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी उन्होंने जिसमें वो अपने डिमांड्स और कैसे कैसे उनका वर्क स्ट्रक्चर रहेगा वो रखते थे। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला। अभी भी आप लोग सुनते होंगे ना, जीडी बिरला, ये बिरला ग्रुप ऑफ सीमेंट एंड ऑल दैट ना। तो ये उस समय भी थे, ये लोग वहां से एस्टेब्लिश हुए थे। तो इन लोगों ने इसे बनाया था, इन ऑर्गेनाइजेशन को काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बनाया था। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो थे कंट्रोल जो उन्होंने लगाए थे भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत एक्टिव तरीके से पार्ट लिया और उन्हें अटैक किया, उनके जो कंट्रोलिंग पॉलिसीज थी उनके ऊपर अटैक किया। लेकिन ये कब हुआ, जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च हुआ था, फर्स्ट टाइम। ठीक है, 2 फेजेस में हुआ है ना ये। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। उन्होंने क्या किया था, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसे के लिहाज से लोगों को मदद करते थे, और जो इम्पोर्टेड गुड्स होती थी, जो बाहर से मंगवाया हुआ सामान होता था, उसे खरीदने से मना कर दिया। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint। अब बिजनेसमैन का जो इंटरेस्ट था, अगर हम उसे देखें तो क्या था स्वराज उन लोगों के लिए, उनके लिए जो बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी उन्हें हटा दिया जाए, उन्हें वहां से उन्हें
स्वतंत्रता दे दी जाए, वो उनके लिए स्वराज था। ठीक है, स्वराज के मतलब सब लोगों के लिए अलग अलग थे, है ना। सब लोगों को अपनी जो बंदिशें हैं उनको हटाना ही उनके लिए स्वराज था, मतलब ये है कहने का। But after the failure of the round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. जैसे ही गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया और वहां पे उनकी डिमांड्स ना मानी जाने की वजह से वो वापस आते हैं निराशा को लेकर के, तो ऐसे में जो बिजनेस क्लास है उनके भी इंटरेस्ट कम होते गए क्योंकि उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई थी। They were apprehensive of the spread of the militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as of the growing influence of the socialism amongst the younger member of the Congress. बिजनेस क्लास अब परेशान किस चीज को लेकर की थी? शंका उन्हें यह थी कि हो सकता है अब हमारी बातें ना मानने की वजह से भारत में मिलिटेंट एक्टिविटीज शुरू हो सकती हैं। माने लोगों के ऐसे ग्रुप आएंगे जो लोग रेडिकल हैं, जो लोग काफी जोशीले लोग हैं, वो आकर के मिलिटेंट एक्टिविटीज यानी कि काफी ज्यादा मार पिटाई वाली एक्टिविटीज हो सकती हैं। ऐसे में उनकी तो लंबा समय तक अगर कोई डिस्ट्रप्शन, कोई परेशानी चलती है, डिस्टर्बेंस चलती है, तो ऐसे में क्या होता है, बिजनेस हैम्पर होता है ना। तो बिजनेस क्लास को ये परेशानी होने लगी और वो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट से अब उस समय दो ग्रुप्स थे। एक तो अमेरिकन ग्रुप था जो कैपिटलिज्म पे चलता था और रशियन ग्रुप जो था वो चलता था सोशलिज्म के ऊपर। तो सोशलिज्म क्या कहते थे कि एवरीथिंग ओन्ड बाय ईच वन, ठीक है, वो लेबर क्लास की बात करते थे, उनके राइट्स की बात करते थे, जिससे कैपिटल क्लास जो है यानी कि जो बिजनेस क्लास है उसको पूरी वो बेनिफिट उतना नहीं उठा पाते। यानी कि सब में इक्वली अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सोशलिज्म वाले जो आइडियाज हो यंगर जनरेशन के थे वो बिजनेस क्लासेस के लिए फेवरेबल नहीं माने जाते थे, तो इसलिए वो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। तो जो अब नेक्स्ट टाइम में जो सेकेंड फेज आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वहां पे इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, इंडस्ट्रियल लेबर जो थी, उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन हाँ, थोड़े थोड़े कुछ एक्सेप्शन रहे जहाँ पे जैसे नागपुर रीजन में कुछ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। जैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, कांग्रेस के पास आने लगे, यानी उनके साथ उनका अच्छा तालमेल बनने लगा, तो वर्कर जो थे उन्हें लगा कि हमारी डिमांड्स नहीं सुनी जाएंगी, तो इसलिए वो अकेले अलग पड़ गए। उन्होंने फिर उनके साथ कॉपरेशन की नहीं सोची। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी, परेशानियां जितनी थी बीच में, कुछ ऐसे वर्कर्स भी थे जिन्होंने फिर भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन्होंने कुछ सिलेक्शन करे थे। जो गांधीयन प्रोग्राम था, गांधी जी ने एक प्रोग्राम का लिस्ट बना के रखा था, उसमें कुछ जो वर्किंग क्लास की फेवरेबल चीजें थी उनके लिए कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया मूवमेंट, लाइक बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स। अब जो वो बाइकआउट फॉरेन गुड्स का जो था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। तो वो लेबर क्लास को, वर्किंग क्लास को ऐसा लगा कि अगर बाइकआउट हो जाता है फॉरेन गुड्स का, तो हमारे जो काम की वैल्यू है हमें मिलेगी, तो हमें जो सैलरीज हैं वो अच्छी मिलेंगी, हमारे काम की जो है वैल्यू बढ़ेगी अगर बाहर की चीजें नहीं आएंगी। तो ऐसे में उन्होंने इस एक कंडीशन को लेकर के पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. बहुत सारी स्ट्राइक्स जो रेलवे के वर्कर्स थे उन्होंने भी की थी 1930 में। और डॉक वर्कर यानी कि जो सी ट्रांसपोर्ट जो है उस पे जो वर्क कर रहे थे लोग, वहां पे भी उन्होंने क्या किया था 1932 में कुछ स्ट्राइक्स की थी, हड़तालें की थी। इन 1930 thousands of workers in the छोटा नागपुर tin mine wore Gandhi's caps and participated in the protest rallies and boycott campaign। 1930 की बात है, छोटा नागपुर में टिन माइन जो है, टिन की खदानें जो हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों ने गांधी जी की कैप पहनी थी। गांधी जो कैप पहनते थे ना, वो वाली कैप पहन के उन्होंने पार्टिसिपेट किया किसमें, प्रोटेस्ट में, है ना। जो विद्रोह हो रहा था उसमें रैलियां निकाली उन्होंने। फिर उसमें बाइकआउट जो कंपेन हुआ करते थे कि भाई फॉरेन गुड्स जो हैं, जितनी भी बाहर से चीजें आ रही हैं उन्हें बाइकआउट कर दीजिए, उन्हें इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर हम प्रेजेंट टाइम में रिलेट करने की सोचें तो आप देखोगे कि जैसे बहुत सारी जो चाइना की एप्स हैं, है ना, हमारे देश में चल रही थी, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, उन्हें उनकी सर्विसेज स्टॉप कर दी गई इंडिया में। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था। तो इस तरह से उस समय भी बाहर से कुछ चीजें जो थी हम नहीं खरीदना चाहते। जैसे अभी भी आप कहते हो कि कुछ स्वदेशी की बात करते हैं, अपने देश में बना हुआ होना, है ना, स्टार्टअप इंडिया, जो भी हमारे देश की चीजें हैं वो बनाइए ताकि हमें बाहर पे निर्भर ना रहना पड़े, है ना।
तो वो अभी भी हम कर रहे हैं, तो उस समय भी था ये। बट द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। लेकिन ऐसा था कि कांग्रेस जो थी बहुत सारी चीजों में जो थी अपना हाथ पीछे खींच रही थी। वर्कर क्लास का जो डिमांड्स थी कुछ ऐसी जिसको वो फेवर नहीं कर रहे थे कांग्रेस लीडर्स। It felt that this would alienate the industrialists and divide the anti-imperial forces. तो कांग्रेस को लगा कि अगर हम वर्कर्स के साथ का उनके प्रोटेस्ट में या उनकी जो इच्छाओं के साथ उनका साथ देंगे तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होंगे वो अपने आप को अलग थलग पाएंगे और इसमें जो फिर डिवीजन हो जाएगा एंटी इंपीरियल फोर्सेस के बीच में। जो हम इंपीरियल पावर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे अगर हम किसी एक का साथ देते हैं तो। Another important feature of the civil disobedience movement was the large-scale participation of the movement women. तो सबसे बड़ा जो है एक डिफरेंट टर्न जो आता है ऑर्तों का जो भागीदारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत बड़े पैमाने पे देखी गई। इससे पहले इतना मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च thousands of women came out of their homes to listen to him. जब नमक सत्याग्रह चल रहा था उस समय बहुत सारी औरतें जब गांधी जी बोलते थे कहीं पे जा करके उन्हें सुनने के लिए घर से बाहर आया करती थी। दे पार्टिसिपेटेड टू प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स। तो उन्होंने भागीदारी दी थी कि वो लिकर शॉप्स के बाहर धरने दिया करते थे और बहुत सारे फॉरेन क्लोथ को जला दिया था। बहुत सारी जो बाइकआउट करने की नियति थी उसे अपनाया था। किसने? औरतों ने। मेनी वेंट टू जेल, बहुत सारी औरतें जेल में भी गई थी। इन अर्बन एरिया दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। तो शहरी एरिया में ये औरतें अपर कास्ट से बिलोंग करती थी, वो बाहर आई थी। इन रूरल एरिया दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउसहोल्ड्स। तो गांव में भी ऐसी औरतें ही सामने आई जो अमीर किसान घराने को बिलोंग करती थी। Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. तो गांधी जी के दिए गए जो भाषण थे उससे जो प्रभाव होता था उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, यानी विमेन के ऊपर काफी प्रभाव दिखाया गांधी जी के विचारधारा ने, गांधी जी के बातों ने। तो उन्होंने कहा भारतीय औरतों को क्या लगने लगा कि ये उनकी एक पवित्र ड्यूटी है अपने देश के लिए काम करने की। येट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज्ड। हालांकि जो ये इतना अच्छा पार्टिसिपेशन उन्होंने पब्लिकली किया था इससे कोई भी उनके जीवन में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया था। उनकी जो स्थिति थी, उनके जो हक थे, उनमें कोई ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला था घर में। ठीक है, घर में उनकी जीवन शैली वैसी ही थी जैसे पहले थी। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्ट। गांधी जी को भी लगता था कि औरतों की ये कर्तव्य था कि उन्हें अपने घर का चूल्हा चौका देखना है। बी गुड मदर एंड गुड वाइफ, उन्हें अच्छी पत्नी बनना है और उन्हें अच्छी माँ भी बनना है, ये उनकी ड्यूटी है। And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में किसी भी औरत को बड़ी पोजीशन पे नहीं रखा गया। उसके लिए काफी लोगों का रिलक्टेंस था और उन्हें पोजीशन देने, अथॉरिटी की पोजीशन देने के लिए तैयार नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो भारत में 33% भी रिजर्वेशन प्रॉपरली अभी तक औरतों को पार्लियामेंट में प्रेजेंटेशन के लिए नहीं दिया गया है। तो उस समय तो फिर क्या ही होता, वो तो कंडीशन ही अलग थी। अनपढ़ता इतनी बड़ी लेवल पे थी, गरीबी थी, वो तो बड़ी बड़ी चीजें सोची नहीं जा सकती थी। इट वाज की ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। तो सिर्फ एक मतलब ऐसे सिंबॉलिक प्रेजेंस ही देखी गई उनकी, ज्यादा उन्हें महत्व नहीं दिया गया। अब देखें यहाँ पे ये जो डेट्स है ना, ये देखना बहुत जरूरी है। आप लोग इसे अपने लेवल पे जरूर देखें कि कौन कौन से इवेंट्स जो हैं कब कब हुए थे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और याद रखने वाली डेट्स हैं, इन्हें जरूर देखिए अपने लेवल पे। अब द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसकी कुछ सीमा भी रही होगी ना। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसमें क्या दिक्कतें रही, क्या परेशानियां रही, वो देखते हैं हम। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। सारे जितने सोशल ग्रुप्स अलग अलग थे
सब लोगों को तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी स्वराज में, कुछ लोगों को समझ में आती थी, स्वराज का कॉन्सेप्ट ही ओपन नहीं था सब लोगों के लिए। जिसका जो इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा था वही उसके लिए स्वराज था कि हमें इसी हमारा इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए, तो स्वराज वो था। तो हर क्लास हर ग्रुप के लिए नहीं था, एक गरीब होगा तो उसके लिए स्वराज तो वही है जो 2 टाइम का खाना मिल जाए, है ना। वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल्स हु फ्रॉम अराउंड द 1930s had begun to call themselves दलित और oppressed। उनमें से एक ऐसा ग्रुप था जिन्हें अनटचेबल बोला जाता था। वो लगभग 1930 की बात है जब वो खुद को दलित और डिप्रेस के रूप में, ऑप्रेस्ड के रूप में पहचानने लगे थे, खुद को मानने लगे थे ये सोशल ग्रुप। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फेयर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज। बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस है उन्होंने दलित वर्ग को यानी शोषित वर्ग को इग्नोर किया था, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि बड़े जो ऊंची जात के लोग हैं, सनातनी हैं, वो कहीं निराश ना हो जाएं। द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, तो ये कुछ रूढ़िवादी हाई कास्ट हिंदू थे जो ये नहीं चाहते थे कि उनके साथ लो कास्ट के लोग भी शामिल हो जाएं ऑर्गेनाइजेशन में। But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability is not eliminated. लेकिन गांधी जी ने ये घोषणा की थी कि हम स्वराज नहीं ले सकते, कई सौ सालों तक नहीं ले सकेंगे हम स्वराज जब तक ना हम अपने देश में अनटचेबिलिटी एंड छुआछूत के कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। वो अनटचेबल जिनको बोला जाता था उन्हें क्या बोलते थे? हरिजन, यानी कि हरि के जन, भगवान के बच्चे, गॉड के बच्चे, और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। Organized satyagraha to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and schools. अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से खोजोगे तो आप देखोगे कि सोसाइटी, समाज कैसे इवॉल्व हुआ। जो छोटी जाति के लोग कंसीडर किए जाते थे उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। जो पब्लिक, जो जहाँ से सब लोग कुएं से पानी लेते थे वहां उन्हें नहीं पानी लेने की इजाजत थी। रोड्स पे चलते हुए उनके ऊपर बंदिशें थी, स्कूल वो जा नहीं सकते थे, इस तरह के उनके ऊपर पाबंदियां थी। ही हिमसेल्फ, तो अब गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरू किया था ताकि उन लोगों को टेम्पल में एंट्री मिल जाए, पब्लिक जो वेल्स हैं वहां वो पानी भरने के लिए उन्हें परमिशन मिल जाए, साथ में स्कूल्स में भी उन्हें पढ़ाई करने का परमिशन मिल जाए। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी, द स्वीपर, and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability। तो गांधी जी ने देखा वो कि ये जो आपसी लड़ाई है, ऊंच नीच की जो लड़ाई है, ये हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों से फिर हरवाने में मददगार साबित होगी। तो वो चाहते थे कि लोगों की विचारधारा बदले और आपस में वो मिल जाएं। तो भंगी को रिस्पेक्ट देने के लिए, उनकी काम को रिस्पेक्ट देने के लिए वो खुद से अपना टॉयलेट जो है साफ किया करते थे, और साथ में अपर कास्ट के बहुत सारे लोगों को अपना दिल बदलने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कहा कि ये जो हम पाप कर रहे हैं छुआछूत का, ये नहीं होना चाहिए। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। अब बहुत सारे जो लीडर्स थे दलित सेक्शन के, वो अलग ही सुझाव देते थे अपनी जो कम्युनिटी है उसके जीवन के सुधार के लिए। दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स, demanding reserved seats in the educational institutions and a separate electorate that would choose Dalit members of the for the legislative council। तो उन लोगों ने क्या किया था, जो दलित सेक्शन थी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दी थी अब, और वो डिमांड कर रहे थे कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ उनके लिए पढ़ाई की सीट्स रिजर्व रखी जाएं और उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए जाएं ताकि वो जो है अपने लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह बना दें। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं? जैसे अब इलेक्शन होते हैं, अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए हैं किसके? लोकसभा के, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग जगहों पे जो है लीडर एमपीज खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही छोटे लेवल पे, मतलब स्टेट के लेवल्स पे कौन एमएलएस खड़े हो जाएंगे। तो एमएलएस में अगर कोई एमएलए बनता है दलित सेक्शन के चुनाव से, तो वो भी दलित ही होना चाहिए, और चुनेगा कौन उसे? दलित लोग ही चुनेंगे। तो इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई कि दलित लोग दलित ही लीडर चुनेंगे। तो ये अब उनके कहने के मुताबिक एक सोल्यूशन था उनकी परेशानियों को हल करने के लिए, उनकी डिमांड्स को काउंसिल में रखने के लिए। अब इससे क्या एक नया मुद्दा पैदा होता है? दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। इसीलिए दलित लोगों को ज्यादा अपना जुड़ाव सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ लगा नहीं, और उन्होंने पार्टिसिपेशन किया भी बहुत ही कम लेवल पे, उनका ज्यादा कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा। particularly in the Maharashtra and Nagpur regions where their organization was quite strong। खास करके जो महाराष्ट्र और नागपुर का एरिया है वहां पे क्या हुआ था
कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो था काफी स्ट्रांग थी, क्योंकि वहां पॉपुलेशन दलित्स की ज्यादा थी। Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into the Depressed Classes Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the Second Roundtable Conference by demanding separate electorates for Dalits. ऐसा था कि भारत में जितनी भी पार्टीज थी ना, जितने भी दल थे, जैसे मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा हो गई, कांग्रेस हो गया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन हो गई, इनमें से जो अंबेडकर थे उन्होंने तीन टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। और सेकेंड कॉन्फ्रेंस में जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे बी आर अम्बेडकर साहब के महात्मा गांधी जी से मतभेद हो गया था। ठीक है, तो वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, जो गांधी जी को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। वो रिजर्वेशन के फेवर में थे, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के। वो ऐसा क्यों चाहते थे कि देखो, अगर दलित को दलित चुनेगा तो वो एक अलग ही समाज बनेगा ना। अगर एक दलित लीडर है तो वहां की जितनी पॉपुलेशन है, चाहे वो दलित है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई भी है, सब लोग मिलकर अगर उस दलित को चुन रहे हैं, दलित लीडर को ही चुनेंगे, तो माने वो सब लोग एक जगह पे एक इकट्ठे तो रहेंगे ना, लीडर तो सबका एक ही रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि टूटने की वो जो है संभावना कम रहती है। तो गांधी जी का ये मानना था। लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब अपनी जगह पे बहुत जो उन्होंने असुविधाएं देखी थी, जो दिक्कतें झेली थी हमेशा बड़ी अपर कास्ट से, तो उस वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी अपर कास्ट के साथ कोई भी जुड़ाव रहे। तो ये मतभेद होने की वजह से जो है कॉन्फ्रेंस जो है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई। When the British government considered Ambedkar's demand, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंबेडकर साहब की डिमांड्स के साथ चल पड़ी, यानी कि उन्हें मानने लगे वो, तो गांधी जी began a fast unto death। उस समय गांधी जी ने फास्ट unto डेथ रखा, यानी कि वो एक भूख हड़ताल पे चले गए। ठीक है, he believed that separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into society। देखिए, विश्वास करना, ये अगर विश्वास था उनका कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स आप किसी सेक्शन को दे देते हो, भाई आप अगर यहाँ पे दलित पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एरियाज है, मानो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस एरिया के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोग रहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोग रहते हैं। मानो यहाँ पे दलित है, तो ये लोग चाहेंगे कि हमारा दलित लीडर हो। अगर इनका दलित लीडर है तो ये अपने आप को उसी सिचुएशन में अलग मानने शुरू करेंगे, और कहीं ना कहीं लीडर भी उन्हें उसी तरह से मैनिपुलेट करेगा। तो उससे जो है ये वाले एरिया में इनका जो है रिश्ता और इनका जो एकता है वो नहीं रहेगी। तो कारण ये था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहते थे। कौन? गांधी जी। अंबेडकर ultimately accepted Gandhiji's position and the result was the Pune Pact of September 1932. It gave the depressed classes, later to be known as the scheduled castes, reserved seats in provincial and central legislative councils, but they were to be voted in by the general electorates। तो जब ऐसा हुआ कि गांधी जी ने, अब भूख हड़ताल पे गांधी जी बैठ जाते हैं, तो ऐसे में समझौता कराने वाले बीच वाले लोगों ने अंबेडकर साहब को समझा बुझाकर ये बताया कि गांधी जी की डिमांड जो है वो खराब नहीं है। तो आखिरकार अंबेडकर साहब ने बात मानी। उन्होंने रिजर्व्ड कैटेगरी का एक डिमांड जो था वो माना। उन्हें कहा गया कि जो सीट्स हैं, जहाँ पे दलित या कोई भी लोअर कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे क्या है, सीट किसी भी दलित के लिए ही रिजर्व रहेगी। जैसे क्या होगा कि लीडर तो दलित ही चुना जाएगा, जनता में कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सब रहेंगे, लेकिन लीडर उनको वो ही चुनना है, दलित में से ही चुनना पड़ेगा। तो ऐसे में जो है एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनी रहेगी। तो जनरल इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन का मतलब यही था कि सभी लोग वोट उसी एक लीडर को डाल सकते हैं। अब दलित ही उठेंगे, अगर एक एरिया में दलित पॉपुलेशन ज्यादा है तो 4 दलित लोग उठेंगे, उसमें से जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी लोगों के द्वारा, तो वो लीडर बन जाएगा। उसमें ये नहीं होगा कि ऊंची जात नीची जात की बात होगी। The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो दलित मूवमेंट था, उन्हें फिर भी शंका थी कि कांग्रेस न जाने किस मोड़ पे किस तरह से हमें हमारे हक से वंचित कर दे। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement। तो जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी ज्यादा कोई बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं दिया, उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नहीं दिया था। ठीक है, तो वो इसमें ये भागीदारी के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। जैसे जो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का अंत होता है, उसके बाद मुस्लिम सेक्शन को अपने आप को अलग थलग मानने शुरू कर गए थे कांग्रेस से।
From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक द हिंदू महासभा। ऐसे लग रहा था कि हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट जो थे, जैसे हिंदू महासभा वगैरह को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि उनकी बात को मान रहे थे। एज रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर्सन, तो ऐसे में मुस्लिम और हिंदूज के जो आपस में रिश्ते थे वो खराब होते गए। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेशंस विद मिलिटेंट fervor provoking हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रायोट्स इन वेरियस सिटीज। तो दोनों ही कम्युनिटीज अपने अपने, जैसे हिंदू कट्टरपंथी थे तो वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट, और मुस्लिम कट्टरपंथी जो थे वो हिंदू के अगेंस्ट हो गए थे, जिस वजह से अलग अलग जगहों पे बहुत दंगे होने शुरू हो गए थे, आपस में वो मारधाड़ शुरू हो गई थी, वो लोग एक दूसरे को मारने काटने पे उतरे हुए थे। इस वजह से जो है इनके हिंदू और मुस्लिम जो है रिश्ते सारे खराब होने लगे थे। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू नेगोशिएट एन अलायंस। अब ऐसा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर के कोशिश की कि दोबारा से जो एक अलायंस बनाई जाए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फॉर्ज्ड। 1927 के समय में ऐसा लग रहा था कि यूनिटी आ सकती है, ठीक है, एक यूनाइटेड एक ग्रुप बनाया जा सकता है। द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। और इसके बीच में क्वेश्चन उठता है कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि जो लोगों की उधर असेंबली में प्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा, ठीक है, वो कैसे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन उठ रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट इफ मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व्ड सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब। अब जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये मुस्लिम लीग के पॉपुलर लीडर बनते हैं, ये अपनी जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी ये छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। किस शर्त पे? ये चाहते थे कि सेंट्रल असेंबली में उन्हें रिजर्वेशन मिले ताकि मुस्लिम जो हैं वहाँ प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सकें अपनी डिमांड्स को। और दूसरा उन्होंने ये डिमांड रखा कि मुस्लिम डोमिनेटेड जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस माने स्टेट्स, बंगाल और पंजाब, तो जहाँ पे मुस्लिम्स हैं ज्यादा, उस वहाँ पे प्रोपोर्शनल वो है प्रेजेंटेशन दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए किसको, जो है मुस्लिम लीग को, ठीक है। तो नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड बट all hope of resolving the issue at the all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. नेगोशिएशन चल रही थी, आपस में बातचीत चल रही थी, समझौते की बात हो रही थी, लेकिन परेशानी यहाँ पे खड़ी हो जाती है जब मिस्टर M.R. जायकर, जो हिंदू महासभा के बहुत ही कट्टर लीडर थे, उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज को अपोज कर दिया। वो चाहते नहीं थे कि ऐसा कोई समझौता हो, तो इससे परेशानी बढ़ गई उनकी। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. तो उस समय जब 1930s के दौर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है, तो उससे पहले ये सब हो चुका था ना, हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वो काफी शक की नजरों से देख रहे थे कांग्रेस को। एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल। तो कांग्रेस से अलग थलग होने के बाद में जो मुस्लिम सेक्शन थी, काफी बड़ा जो जनता थी मुस्लिम, वो सब यूनाइट हो ही नहीं पाए, स्ट्रगल में, संघर्ष में हिस्सा नहीं ले पाए। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. बहुत सारे जो लीडर्स थे मुस्लिम, उनको काफी एक बड़ी चिंता थी इस विषय में कि भारत में जो है मुस्लिम कम्युनिटी एज माइनॉरिटी रह जाएगी और शायद ही डिमांड्स पूरी हो पाए या ना। They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of the Hindu majority. उनके मन में एक भय था कि हो सकता है जो मुस्लिम कल्चर है या उसकी आइडेंटिटी है वो माइनॉरिटीज के रूप में कहीं हिंदू डोमिनेशन की वजह से खत्म ना हो जाए या उनके अंदर दबके ना रह जाए। तो ये उनके अंदर एक कंसर्न का विषय बन चुका था मुस्लिम लीडर्स के अंदर। अब देखिए ये सोर्स है। इन 1930 सर मोहम्मद इकबाल as president of the Muslim League reiterated the importance of the separate electorates for the Muslim as an important safeguard for their minority political interest. अब 1930 की बात है, जो मोहम्मद इकबाल हैं वो प्रेसिडेंट थे उस समय मुस्लिम लीग के, तो वो बार बार ये कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि मुस्लिम लीग को क्या करना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे टिके रहना चाहिए, क्योंकि उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं उससे वो उन्हें बचा सकते हैं, यानी हमें इलेक्टोरेट अलग दे दीजिए
ताकि हम यही बात, हम अगर डिप्रेस क्लास की बात करते हैं, अनटचेबल की बात करते हैं, तो सेम मुद्दा वहां पे भी था, लेकिन वो सॉल्व हो चुका था। अब देखो आगे का क्या है कि his statement to supposed to have provided the intellectual justification for the Pakistan demand that came up in subsequent years, that this is what he said। देखो जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट पे हमें अडिग रहना है, हमें नहीं बदलना है, तो धीरे धीरे ये एक डिमांड जो थी पाकिस्तान के ओरिजिन का बेस बन चुकी थी, बीज बो चुकी थी। तो उन्होंने कहा क्या था, आई हैव नो हेजिटेशन इन डिक्लेयरिंग दैट इफ द प्रिंसिपल that the Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian homeland is recognized as the basis of the permanent communal settlement। कहते मुझे कोई ये कहने में हिचक नहीं है कि अगर मुस्लिम लोगों को अपने ही कल्चर के साथ डेवलपमेंट करना है, अपने ट्रेडिशन के साथ डेवलपमेंट करना है, तो ये परमानेंट कम्युनल सेटलमेंट के थ्रू ही हो सकता है। He will be ready to stake his all for the freedom of India। अगर ऐसा जो हमारी डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट्स की हैं फुलफिल कर दी जाएं, तो इकबाल साहब क्या हैं, रेडी हैं अपना जो पूरा शेयर देने के लिए भारतीय फ्रीडम की संघर्ष में। The principle that each group is entitled to free development on its own lines is not inspired by any feeling of narrow communalism। देखो अगर कम्युनलिज्म की बात है तो वो क्या है, हर एक को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। वो अपने कम्युनलिज्म का मीनिंग ये होता है कि मेरी कम्युनिटी अबव है अदर जितनी भी कम्युनिटीज हैं उससे। यानी हिंदू अगर है, कोई कम्युनल हिंदू है, तो ही और शी विल से दैट Hindus are above all, and on the other side, if a Muslim is a communal, he will or she will say that my Muslim majority or Muslim community is above all। So this kind of feeling can create a tussle and problem, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। A community which is inspired by feeling of ill will towards other communities is low and ignoble। तो इकबाल साहब कहते हैं कि एक कम्युनिटी जो दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ अच्छी भावना नहीं रखती, वो नीच है, ठीक है, वो अच्छी नहीं हो सकती। एंटरटेन द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द कस्टम, लॉज, रिलीजन्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अदर कम्युनिटीज। तो अगर कोई इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचे तो वो कैसे एंटरटेन कर पाएगा किसी दूसरी कम्युनिटी को और उसके इंटरेस्ट को, है ना, वो कैसे उनके बारे में सोच सके। ने इट इज माई ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द कुरान। कहते हैं कि ये मेरा फर्ज है कुरान की टीचिंग के हिसाब से, इवन टू डिफेंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अगर कुरान के हिसाब से मैं चलूं तो कोई भी इंसान दूसरी कम्युनिटी का जो कोई भी जगह है, स्थान है पूजा का या कोई भी, तो उसे बचाना मेरा कर्तव्य है। इफ नीड बी, अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है। येट आई लव द कम्युनल ग्रुप विच इज द सोर्स ऑफ लाइफ इन बिहेवियर एंड विच हैज फाउंड मी व्हाट आई एम बाय गिविंग मी इट्स रिलीजन। देखो मैं कम्युनल ग्रुप्स को पसंद करता हूँ। मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मुझे पसंद है ग्रुप, क्योंकि मेरा बिहेवियर जो मेरा सोर्स है, समझ है कि अगर मेरे रिलीजन से, क्योंकि बेसिक टीचिंग्स हमें कहाँ से मिलती है, फैमिली से मिलती है, परिवार से मिलती है। तो परिवार हमें वही सिखाता है जो उन्होंने अपने धार्मिक किताबों में या जो अपने धर्म से होता है वो सिखाता है। तो मैंने जो सीखा है, धर्म से सीखा है, मैं हर एक ग्रुप को देखना चाहूंगा, अलग अलग कम्युनिटीज को मैं एक तरह से देखना चाहूंगा। Its literature, its thought, its culture, and thereby its whole past as a living operative factor in my present conscious। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरे कम्युनल जो थॉट, यानी मेरी कम्युनिटी के जो थॉट्स हैं या किसी भी एक कम्युनिटी के थॉट हैं, जो अपने थॉट्स हैं, वो भाई स्प्रेड होने चाहिए, उनके बारे में वो उनको ऑपरेटिव रखना है, लिविंग रखना है, उनसे उनको यूज करना है हमें, है ना। तो कम्युनलिज्म इन इट्स हाई एस्पेक्ट देन is indispensable to the formation of harmonious whole in a country like। अगर हम अपने संप्रदाय को दूसरों से ऊपर रखते हैं तो अच्छे रिश्ते बनाना जो है, अगर हम कम्युनलिज्म के एस्पेक्ट को यानी कम्युनलिज्म के पहलू को लेकर चलें, तो इंडियन जो सिस्टम है, जहां भारत की हम बात करते हैं, वहां पे एक दूसरे के जो धर्म हैं उनकी रिस्पेक्ट करके, उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को हार्म ना करके ही हम भारत में क्या कर सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। और द यूनिट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी आर नॉट टेरिटोरियल एज द यूरोपियन कंट्रीज। जो भारतीय जो ग्रुप हैं, तो भारतीय समाज के जो ग्रुप हैं वो यूरोपियन देशों की तरह है नहीं, क्योंकि यूरोपियन देश अलग तरीके से ऑपरेट होते हैं, उनका तरीका अलग है, उनके कस्टम्स,
उनका कल्चर, उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स अलग हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द यूरोपियन डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडिया विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट ऑफ कम्युनल ग्रुप्स। तो जो यूरोपियन डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है, उसको हम भारत पे अप्लाई कर नहीं सकते हैं बिना कम्युनल ग्रुप्स के इंटरेस्ट को देखे, क्योंकि हर एक ग्रुप का इंटरेस्ट हमें इक्वली इम्पोर्टेंट रखना है। तो इस वजह से यूरोपियन डेमोक्रेसी हमारे देश में अप्लाई नहीं हो सकती। द मुस्लिम डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज देयरफॉर परफेक्टली जस्टिफाइड। इसीलिए जो मुस्लिम लोग अपने मुस्लिम देश का निर्माण चाहते हैं इंडिया के बीच में, तो वो एक पूरी तरह से न्यायपूर्ण होगा, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के इंटरेस्ट को नहीं देख पा रहे, समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में मुस्लिम देश होना अनिवार्य है। द हिंदू थिंक्स दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर कंट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म। अब हिंदू को लगता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो राष्ट्रवाद की भावना के अगेंस्ट है, ठीक है। तो बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द वर्ड नेशन टू मीन अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल अमेलगमेशन इन विच नो कम्युनल एंटिटी और टू रिटेन इट्स प्राइवेट इंडिविजुअलिटी। तो इकबाल जी का मानना है कि हिंदुइज्म ये कह रहा है हमें कि सब लोग मिलके रहेंगे, जिसमें जो कम्युनल एंटिटी है उसका कोई ध्यान रखे बिना, उसकी पर्सनल इंडिविजुअलिटी जो है उसको सोचे बिना एक देश बन जाए, तो वैसा मुमकिन नहीं है। सच अ स्टेट ऑफ थिंग्स हाउएवर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरह का सोच भी हमारा जो है प्रैक्टिकलिटी में उतरता नहीं है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस वेराइटी। भारत जो है यहाँ पे अलग अलग जो है धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जो वंशों के लोग रहते हैं, ये यहाँ की सच्चाई है। एड टू दिस द जनरल इकोनॉमिक इंफीरियोरिटी ऑफ द मुस्लिम। तो इसके साथ वो जोड़ते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में जो मुस्लिम्स हैं वो काफी ज्यादा नीचे हैं, उनका जो है इन्फ्लुएंस नहीं है इकोनॉमी में। देयर enormous debt especially in Punjab and their insufficient majorities in some of the provinces। उनके ऊपर बहुत सारे कर्ज भी हैं, जैसे कि पंजाब की बात करें वहां पे, और उनकी मेजोरिटीज बहुत सारे राज्यों में नहीं है। As at present constituted, and you will begin to see clearly the meaning of our anxiety to retain separate electorates। अगर इस समय जो आप कह रहे हैं, जो डिमांड्स रख रहे हैं, जिस तरह से बात हो रही है, तो हमारी नजर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे अंदर का जो एंजाइटी है, जो हमारे अंदर की उत्सुकता है, जो हमारे अंदर की परेशानी है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हम क्यों चाहते हैं, वो आप समझ पाओगे। अब द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब कि हम एक हैं की भावना। Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together। नेशनलिज्म तभी फैल सकता है या देखने को मिल सकता है जब लोगों के बीच में ये भावना पैदा होती है कि वो एक देश के हैं, और जब वो ये डिस्कवर करते हैं, ये खोज लेते हैं कि उन्हें कोई जो यूनिटी है, जो उनका कोई एक बंधन है जो उन्हें एक करके रखता है, जोड़ के रखता है। बट हाउ डिड द नेशन बिकम्स अ रियलिटी इन द माइंड ऑफ द पीपल। लेकिन लोगों के दिमाग में सच में एक देश कैसे उभरता है। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज, regions or language groups develop a sense of collective belonging। अब जहाँ पे लोग अलग अलग धर्म को बिलोंग करते हैं, अलग अलग एरियाज को बिलोंग करते हैं, अलग अलग भाषाओं को बिलोंग करते हैं, तो उनमें एकता की भावना कैसे आए, कैसे वो समझें कि हम एक देश के निवासी हैं, हम एक हैं सब। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शियली थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। तो ये जो सेंस थी एकता की या एक होने की, ये थोड़ी थोड़ी कहाँ से शुरू हुई थी कि लोगों ने मिलके संघर्ष किया था। जब वो अंग्रेजों के खिलाफ जाते थे तो बहुत सारे लोग तब मिलके जाते थे ना उनके खिलाफ। भावनाएं तो सबकी एक ही थी ना, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, तो उनके अगेंस्ट रिप्रेशन हो रहा था तो वो उनके खिलाफ बोलते थे। बट देयर वर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। और कल्चरल प्रोसेसेस भी थे, बहुत अलग अलग कल्चरल प्रोसेसेस थे, जिसकी वजह से जो राष्ट्रवाद की भावना थी लोगों के दिमाग में बढ़ने लगी थी। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। जो हमारा इतिहास है, जो हमारी कहानियां हैं, जो हमारे अपने लोकगीत हैं, जो प्रिंट्स हैं, हमारे पॉपुलर प्रिंट्स एक एरिया में, जैसे अगर मानो
कि किसी एरिया का कोई पर्टिकुलर डांस है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू का है या मुस्लिम का है, वो तो सबका है ना। डांस मीन्स उस एरिया का डांस है वो, ठीक है, वो पहचान है उस एरिया के लोगों की। या गाना है कोई कहीं का, तो वो उन लोगों की पहचान बन जाता है। तो इस तरह से इन सब चीजों ने मिलकर राष्ट्रवाद की भावना जो है उसका बढ़ावा शुरू किया। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू नो इन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। अब देश की पहचान कैसे करेंगे, भाई ये देश है हमारा। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जहां पे हमने देखा था कि फ्रांस में जो स्ट्रगल हुआ था, फ्रांस में भी एक औरत के रूप में देश को दिखाया गया था, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन एक फीमेल के रूप में ही किया गया, फीमेल आइडेंटिटी के रूप में देश को दिखाया गया। तो भारत में भी ऐसा ही है। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, ठीक है। कोई इमेज आ जाती है, कोई फिगर आ जाती है, तो वो एक पहचान बन जाती है किसी भी जगह की, किसी भी चीज की, वो वहां के लोगों के लिए। It was in the 20th century, with the growth of nationalism, that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. 20वीं शताब्दी ही थी जब नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, तो भारत ने विजुअली मतलब क्लियरली ये चीज देखना शुरू किया था, समझना शुरू किया था, भारत माता के रूप में अपने देश को पहचान दी थी, ठीक है। तो द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870s. He wrote वंदे मातरम as a hymn to the motherland. देखो इमेज बनाई थी किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1870 में उन्होंने वंदे मातरम नाम का जो गाना लिखा था, जिसको हम अभी भी गाते हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम। आपने मूवीज भी देखी होंगी, उसमें सॉन्ग्स हैं। कुछ लाइंस बनाई गई थी भारत माता के लिए। Later, it was included in his novel आनंद मठ and widely sung during the स्वदेशी movement in Bengal. बाद में इसे इंक्लूड किया गया था, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक आनंद मठ नाम की नॉवल है, उसके अंदर इस हिम को इंक्लूड किया गया था। और जब स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी होता है देश से बनी हुई चीजें, अपने देश की चीजें, बंगाल में जब ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, तब वंदे मातरम के स्लोगन को तब लोगों ने अपनाया था। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अभिनेंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। स्वदेशी जो मूवमेंट हुआ उससे प्रभावित होकर के जो अभिनेंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने एक फेमस इमेज बनाई थी भारत माता की। किसकी बनाई थी? भारत माता की। और इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। ये देख रहे हो ना आप, एक संत के रूप में दिख रही है माँ, ठीक है। भारत माँ कैसे दिख रही है? एक संत के रूप में दिख रही है। तो ये किसने बनाई है इमेज? ये बनाई है हमारे अभिनेंद्रनाथ टैगोर जी ने। शी इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। अब अगर आप इस इमेज को गौर से देखेंगे तो ये काफी शांत दिखेंगी आपको, शांत, काफी ज्यादा एक सुलझी हुई, एक काफी पवित्र और एक स्पिरिचुअल आत्मा के रूप में दिखेंगी आपको। तो ऐसी इमेज उन्होंने सामने रखी भारत माता की, हमारे देश की। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एज it circulated in popular prints and was painted by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nation. तो आने वाले सालों में भारत माता की इमेज को अलग अलग रूप दिए गए, यानी कि पहली बार जो इमेज बनती है तो वो इस रूप में थी। धीरे धीरे जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार लोग हैं, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस इमेज को अपनी अपनी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत माता को नए नए रूप दे रहे हैं, गहने पहना रहे हैं, उन्हें खूबसूरत बना रहे हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन के, उनकी अपनी अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उनको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडियाज ऑफ द नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। तो एक मूवमेंट चला जहां पे भारतीय जो लोक संस्कृति थी, ठीक है, उसको रिवाइव करने का जो मूवमेंट था, उससे भी जो नेशनलिज्म की जो है भावना जो है बढ़ती गई, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। इन लेट 19th century इंडिया, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. अंतिम दशक जो 19वीं शताब्दी का चल रहा था, तो अब उस समय क्या हो रहा था कि अलग अलग जो लोकगीत बन रहे थे, ठीक है, लोक कहानियां बन रही थी, वो अलग अलग एरियाज में जाके लोगों ने बनाए, सुने, और अपने जो पुराने जो महान लोग हैं या कुछ भी महान बातें हैं अपने देश की, उन्हें निकाल के खोज खोज के एकता को बनाने की कोशिश की गई, यानी एक सूत्र को बांधने की कोशिश की गई जिसमें अलग अलग मोती पिरोए जाएंगे।
These tales, they believed, gave a true picture of the traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. तो ये जो कहानियां थी, पुरानी कहानियां, देखिए भारत की जो खुद की एक यात्रा है पुराने समय से, यानी कि एंशियंट टाइम से अप टू मॉडर्न टाइम, वहां तक लोगों ने खोज करना शुरू की कि हमारा कल्चर क्या था, उसे कैसे बदला गया, नए लोग जो आए उनके साथ जुड़ने के बाद उसमें क्या नया फॉर्म बन गया, वो करप्शन कैसे हुआ, यानी कि देखो एक प्योर चीज है, उसके बीच में कुछ और मिलावट हो जाती है तो वो एक करप्ट फॉर्म बन जाता है उसका, तो कैसे वो डैमेज हुआ, जैसे बाहर के लोग आते हैं, अटैक करने लोग आते हैं, अटैकर्स आते हैं, तो वो अपनी एलिमेंट्स जोड़ के उसकी प्योरिटी को खत्म कर रहे हैं, तो वो एक एकता का विषय बन गया. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national unity and restore a sense of pride in one's past. तो ये बहुत जरूरी था कि अपना जो लोक संस्कृति थी, जो उसे प्रिजर्व करना, उसे खोजना, उसे बचा के रखना, जिससे हमारे देश की जो पहचान है उसे दोबारा बनाया जा सके, और एक हमारा जो गर्व महसूस करने वाला हमारा जो पास्ट रहा है उसे संजो के रखना. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk revival. तो रविंद्रनाथ टैगोर भी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर रहे हैं हमारे देश के, और वो एक राइटर थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं. उन्हें हमारे पड़ोसी देशों के लिए भी उनके राष्ट्रगीत लिखे हुए हैं, राष्ट्रगान लिखे हुए हैं. तो उन्होंने काफ़ी डिस्कवरी की बंगाल में, अपने पुरानी कल्चर को, अपने फोक्स को, अपने जो एरिया का कल्चर था, ट्रेडिशन था, वहाँ की जो पहचान थी उसे खोजने की, उसे रिवाइव करने की. इन मद्रास ने नतीसा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स. मद्रास में नतीसा शास्त्री नाम की व्यक्ति ने बहुत बड़ा 4 वॉल्यूम्स में एक तमिल जो वहाँ के लोक कथाएं थी उसे लिखा और उसे पब्लिश किया. द फोकलोर्स ऑफ साउथ इंडिया उसे टाइटल दिया गया. ही बिलीव दैट फोकलोर्स वॉज नेशनल लिटरेचर. तो उनका मानना था कि जो फोकलोर हैं, यानी कि जो वहाँ की कहानियां हैं, लोक दंत कथाएं हैं, वहाँ का लोक जो संस्कृति है, वो ही देश का एक लिटरेचर हो सकता है, हमारे देश की एक लिटरेचर का पार्ट हो सकता है. इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ द पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये एक क्या था, ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन था, किसका, लोगों के असली जो सोच है वो क्या करते हैं, क्या विचार हैं, या फिर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या जो उनकी जो चरित्र है उसको बखान करते हैं, क्योंकि जो वहाँ का ट्रेडिशन है, जहाँ लोग प्रैक्टिस जो करते हैं, वही तो वहाँ की पहचान है ना वो. As the national movement developed, the nationalist leader became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. तो जैसे जैसे जो नेशनल मूवमेंट होना शुरू हुआ, बढ़ता गया, जो लीडर्स थे वो और भी ज़्यादा क्या है, अवेयर होने लगे, उन्हें पता लगने लगा देश को जोड़ने के लिए कौन से आइकन ज़रूरी होंगे, कौन सा सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे जिससे इंस्पायर हो जाए लोग, नेशनलिज्म का फीलिंग आ जाए उनके अंदर, एक भावना आ जाए, है ना. ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट के समय में बंगाल में क्या होता है, एक ट्राई कलर फ्लैग, रेड, ग्रीन एंड येलो. लिसन इट प्रॉपरली कि हमारा जो फ्लैग है अभी कौन से कलर का है और शुरुआत कहाँ से हुई है, रेड, ग्रीन और येलो. इसमें से सिर्फ हमने क्या है, हमारे पास इस टाइम ग्रीन है ना, हमारे पास येलो है ना रेड है. ये शुरुआत हुई हमारे फ्लैग की. वॉज डिजाइन, पहला डिजाइन किया गया है ये. देन इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. अब इस फ्लैग, जो पहला फ्लैग बनता है रेड, ग्रीन एंड येलो का, उसमें 8 लोटस यानी कमल के फूल रखे गए, जो भारत के जो 8 स्टेट्स थी, 8 स्टेट्स ब्रिटिश के अंडर थी, उनको प्रेजेंट करता था. एंड अ क्रिसेंट मून, और एक क्रिसेंट मून, तो वो क्यों था, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, वो हमारे देश के जो हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है उसे प्रेजेंट कर रहा था. बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन्ड द स्वराज फ्लैग. 1921 की बात है, गांधी जी ने स्वराज एक झंडा बनाया. इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर. तो ये भी ट्राई कलर ही था. इसमें कौन कौन सा कलर था, रेड और ग्रीन रहे सेम, और व्हाइट हो गया येलो की जगह, ठीक है. एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और इसके बीच में एक चरखा रखा गया. अब ये मेहनत का रिप्रेजेंटेटिव था चरखा, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प. और जो चरखा था वो किसको, सेल्फ हेल्प को भी प्रेजेंट करता था कि भाई अगर आपको जैसे कपड़ा बुनना है तो खुद से बुनाओ ना, क्यों फॉरेन क्लोथ्स ले रहे हो, क्यों उनके अंडर दब रहे हो तुम. कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट एलुफ्ट,
ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस। तो झंडे को लेकर के प्रदर्शन करना यानी कहीं जाना, तो ये था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अब अपने देश को यूनाइट करने के लिए तैयार हैं। Another means of creating a feeling of nationalism was through a reinterpretation of history. एक और तरीका था जो राष्ट्रवाद की भावनाओं को जोड़ने का था या क्रिएट करने का था, वो भारतीय जो इतिहास है उसको दोबारा से लिखना, खोजना और ढूंढना था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारतीय इतिहास को बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। उन्होंने हिस्ट्री को रिलीजन के ऊपर जोड़ दिया है। पहले वो कहते हैं हिंदू हिस्ट्री है, फिर मुस्लिम्स हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि क्या है वो खुद ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उन्होंने रिलीजन के रूप में उसे दिखाया था। तो अब भारतीय लोग पढ़ लिख के ये चीज समझने लगे थे। The Britishers saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. जो ब्रिटिशर्स थे वो भारतीयों को क्या कहते थे कि ये पिछड़े हुए लोग हैं और ये काफी ज्यादा पुरानी सोच के लोग हैं, ये खुद को गवर्न नहीं कर पाएंगे, यानी कि खुद की ये व्यवस्था देख नहीं पाएंगे, रूल नहीं कर पाएंगे खुद के अपने लोगों पे। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगैन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। तो ऐसे में अब क्या बात करेगा कोई इंसान जब आपको कोई ये बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने खुद की ही खोज करना शुरू कर दी कि भाई हमने क्या कमियां हैं और हमने कभी कुछ अच्छा किया भी है कि नहीं किया। तो फिर उन्होंने देखा कि भारतीय जो अचीवमेंट्स थी वो काफी बहुत ही बड़ी बड़ी थी। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई हमारे देश में तो आर्किटेक्चर यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या बहुत स्ट्रक्चर्स जो थे बहुत यूनिक थे, बने थे। और साइंस, हमारे देश में साइंस ने कितनी तरक्की की थी। हमारे देश में सबसे पहले सर्जरी का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स, जैसे हमारे यहाँ पे जीरो पहले भारत ने दिया। तो भारत का जो रिलीजन है, यहाँ की जो संस्कृति है वो कितना अच्छा था, और कानून व्यवस्था कैसी थी, फिलॉसफी क्या थी, क्राफ्ट और जो व्यापार था कैसे फ्लरिश हुए थे, ये सब उन्होंने पुरानी हिस्ट्री में खोज के देखे। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। अब भारतीय जो लोग थे उनका ये मानना था कि जो ये खूबसूरत एरा था, जब तरक्की हुई, शांति थी, देश अच्छा चल रहा था, काफी ग्लोरियस समय रहा है हमारे देश का। धीरे धीरे जो है अटैक होने लगे, देश की संस्कृति पे अटैक हुए, यहाँ के मटेरियल एस्पेक्ट पे भी अटैक हुआ। तो उस वजह से कुछ लोग नई चीजें लेके आए, कुछ लोगों ने ऐड किया चीजें, पुरानी चीजों को छोड़ा गया। तो उस वजह से जो है क्या है, डिक्लाइन देखा गया भारतीय कल्चर का। व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज, इंडिया को जब कॉलोनाइज किया गया यानी अपनी कॉलोनी बना दिया गया, तो उसके बाद जो है भारतीय कल्चर डिक्लाइन होता गया धीरे धीरे। ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। These nationalist histories urged readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of the life under British rule. तो ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज लिखी गई ना, जो देशभक्ति की भावना को, राष्ट्र भावना को जो जगाती थी, लोगों से इन लोगों ने अर्ज किया कि वो क्या करे, अपने देश की जो संस्कृति है उसके ऊपर गर्व करें। अगर आप विवेकानंद जी का नाम देखेंगे तो बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने बखान किया है कि भारतीय संस्कृति है क्या। तो वो सब ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय खुद का एक बहुत संस्कृति में रिच देश रहा है। तो वो ये चीज को इस्तेमाल करके वो लोगों को जागरूक करना चाह रहे थे कि जो भारत की बुरी स्थिति है इस समय, उससे निकलने के लिए अपने पुराने इतिहास को तो देखिए एक बार कि क्या थे आप लोग और कहाँ आ गए आप लोग। These efforts to unify people were not without problems. जो ये कोशिशें हो रही थी ना लोगों को जोड़ने की, इनमें समस्या नहीं आई हो ऐसा नहीं हो सकता, बहुत समस्याओं से भरा हुआ ये कोशिश थी। When the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. तो जब लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया पुरानी चीजों को, तो वहाँ क्या था, एंशिएंट इंडिया हम सब जानते हैं, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जब भारत में मुस्लिम अटैक हुआ उसी के बाद हमारे देश में मुस्लिम कल्चर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उससे पहले ऐसा नहीं था। उन्हीं लोगों का कल्चर था जो यहाँ के थे, उस समय मुस्लिम आइडियोलॉजी थी ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसे में जो मुस्लिम लोग थे वो अलग महसूस करना लगे खुद को। वो जब हिंदू आइकोनोग्राफी को देखा गया या हिंदू इमेजेस को सर्च करके भारत माता की पहचान दी जाने लगी, तो मुस्लिम लोग खुद को अलग समझने लगे इस स्ट्रगल में। In earlier times, foreign travelers in India marveled
at the courage, truthfulness and modesty of the people of the Arya Vansh. Now they remark mainly on the absence of those qualities. शुरुआत में जब यहाँ पे ट्रेवलर्स आया करते थे, यानी यात्री लोग आते थे, वो काफ़ी आश्चर्यचकित होते थे भारत की जो लोगों की करेज थी, इनका जो हौसला था, सच्चाई थी, ग्राउंडेड नेचर थे, लोग काफ़ी सिंपल हुआ करते थे, आर्यवंश के जो लोग थे, ठीक है, वो अब इन चीज़ों को खोया हुआ पाते थे, ये क्वालिटी समाप्त हो चुकी थी अब, ठीक है, उनकी नज़रों में। इन दोज डेज हिंदूज वुड सेट आउट ऑन कंक्वेस्ट एंड हॉइस्ट देयर फ्लैग्स इन तातर। तो वो पुराने दिनों में लोग क्या करते थे, विजय भारतीय लोग जो होते थे विजय पताका फहराते थे, जगह जगह में जाकर के बहुत बड़ी एरियाज को उन्होंने जीता था, जैसे अपने झंडे कहाँ तक पहुंचाए थे, तारतर जो चाइना में है और दूसरी देशों में भी बहुत विजय ध्वज लहराए थे भारतीय लोगों ने। नाउ अ फ्यू सोल्जर्स फ्रॉम अ टाइनी आइलैंड फॉर अवे आर लॉर्डिंग इट ओवर द लैंड ऑफ इंडिया। और अब का समय ऐसा आ गया है कि जो कुछ ही सिपाही आकर के एक छोटे से टापू से हमारे देश में आकर के क्या बने हैं, राजा बन के बैठे हुए हैं। इतने बड़े कल्चरली रिच देश का ये हाल हो चुका था। कंक्लूजन क्या कहता है, अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियंस इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बढ़ता हुआ गुस्सा था, लोगों को एक करने में काफी सहायक सिद्ध हुआ। लोगों का जो संघर्ष था, उन्हें क्या हुआ, पहली बार लगा कि मिलकर के अगर हम संघर्ष करते हैं तो एक बाहर की पावर को हम भगा सकते हैं। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस पार्टी जो थी उस समय किसकी लीडरशिप के अंडर थी, गांधी जी की लीडरशिप के अंडर थी, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनके दुख दर्द हैं, उनको इकट्ठा करके, उनको जोड़ करके देश को इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या है, एक संघर्ष किया जाए। ये कांग्रेस की नियति बन गई। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट्स ट्राई टू फॉर्ज अ नेशनल यूनिटी। तो ऐसे मूवमेंट ला करके जो लोग नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने देश की एकता को बनाए रखने की कोशिश की। बट वी हैव सीन, पर हमने देखा, डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स विद वेरी एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। हमने देखा कि अलग अलग जो ग्रुप थे, अलग अलग जो क्लासेस थी लोगों की, वो अलग अलग अपनी सोच, अलग अलग उनकी इच्छाएं थी, अलग अलग उनके उम्मीदें थी, उसकी वजह से वो मूवमेंट्स में जुड़ते थे। एज देयर ग्रीवेंसेस वर वाइड रेंजिंग, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। और उनके जो दुख दर्द थे वो भी अलग अलग थे, और स्वतंत्रता के मायने भी सब लोगों के लिए अलग अलग थे। बिजनेस क्लास होगी तो उनको बिजनेस में फ्लरिशमेंट चाहिए था, पीजेंट होगा तो पीजेंट को रेंट का माफी चाहिए थी। इनके अलग अलग आज़ादी के मायने थे सब लोगों के। द कांग्रेस कंटिन्यूअसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। कांग्रेस पार्टी उस समय ये करती रही कि जो डिफरेंसेस थे, जो मतभेद थे, उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही थी। एंड इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर। और ये कोशिश करते थे कि एक ग्रुप की डिमांड जो है किसी दूसरे ग्रुप को अलग थलग ना कर दें। दिस इज प्रिसाइजली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। तो यही कारण था कि जब लोगों के इंटरेस्ट जो होते थे वेरी कर जाते थे, उनकी जो इच्छाएं जो थी, उनकी सोच मिलती नहीं थी, तो यूनिटी जो है टूट जाती थी अक्सर मूवमेंट्स के दौरान। द हाई पॉइंट्स ऑफ द कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। तो जो ऐसे कांग्रेस की एक्टिविटीज जो हो रही थी नेशनलिज्म के, यानी कि देश हित में हो रही थी, एक देश को एक करने की कोशिश करी जा रही थी, तो वो अक्सर ऐसा होता था कि डिसयूनिटी यानी कि अनेकता का जो भाव आ जाता था लोगों के बीच में, उनकी सोच, उनके विचार, उनके धर्म बीच में आ जाते, तो इस वजह से लोगों के ग्रुप्स जो बने थे उनमें कंफ्लिक्ट हो जाया करते थे अक्सर। इन अदर वर्ड्स, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक देश का एक देश की उत्पत्ति हो रही थी अलग अलग आवाजों के जरिए, जो स्वतंत्रता चाहते थे, किससे, कॉलोनियल रूल से, यानी ब्रिटिशर से आजादी चाहते थे जो लोग, उनका इमरजेंस हो रहा था, एक देश का इमरजेंस हो रहा था। इसके साथ हमारा जो है चैप्टर समाप्त हो जाता है और हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बिना हिचक के आप अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।